अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सबके नज़र। T9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफ़ा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीख़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फ़र्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही। और जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हर तबक़े के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने क़ायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट के यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर जो भी अल्लाह का फ़ैसला होगा वो आवाम का फ़ैसला है, हम उसको कबूल करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ना इम्तियाज़ जलील साहब, ना वहाँ के मजलिस के तमाम हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स, वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। यकीनन हमारी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पर नतीजा नहीं आ रहा है, तो मुझे यकीन है कि अक्टूबर में जब असम्बली के इलेक्शन होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद में जो हमको कामयाबी नहीं मिली, हम इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इलेक्शन में आज जो हमको कामयाबी नहीं मिली उसको हम असम्बली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे और महाराष्ट्र के असम्बली इलेक्शन में हम लोग पहले से ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। साथ ही साथ मैं किशनगंज के अवाम का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने MIM पार्टी के हक़ में अपना वोट दिया, और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। मैं साथ ही साथ PDM की हमारी पल्लवी पटेल, हमारी बहन का, उनकी माता का, उनकी माँ का, पंकज भाई का और उनके तमाम अपना दल के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने वहाँ पर भी जाकर PDM के लिए कैंपेन चलाया है। और हमारा ये PDM से जो हमारा ताल्लुक़ है वो जारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश थी और हम कोशिश को जारी रखेंगे। मैं तेलंगाना की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनसे अपील की थी कि जहाँ तक हो सके BJP की कामयाबी को रोकें। उन तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने खामोशी से इस मुहिम को चलाया, जिन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि BJP के बढ़ते हुए ख़दमों को तेलंगाना में या उनकी कामयाबी को रोका जा सके। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दूसरी बात यह है कि मुल्क की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि BJP को
अभी काउंटिंग चल रही है, ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफ़रत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा, उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलूँ 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी क़ानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फ़ाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्ला रोड से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल, एक सुनिए, आपके पास 5 से 10 मिनट का वक़्त है। मेरे को नमाज़ पढ़ना है मगरिब की, बशीर साहब को भी पढ़ना है, और मगरिब का नमाज का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता। तो आराम से एक एक करके। अब एनडीए को कम आया ना, बीजेपी को ऐसे पार्टी इसको मेजॉरिटी नहीं आया, आप सोचते हैं इंडिया को बाय डिफॉल्ट उसको किसको बुलाना चाहिए?
अभी इसके ऊपर तो खुद का मेजॉरिटी आया नहीं। नहीं देखिए, Biggest party है। नहीं देखो राम, ऐसा है ना कि अभी तो फाइनल काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है काउंटिंग। नहीं, काउंटिंग होने के बाद क्या होगा जब बोल सकते हैं हम, अभी बहुत जल्दी होगा। क्या आप अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या बातचीत? हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं। हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में घूम के जो बीजेपी के खिलाफ बोला, ये जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हर जगह जाके देखिए एक तो ये कि 10 साल का इनकी नाकारकर्दगी, इनके झूठे वादे, जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज़्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नज़र में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन चुन के इस तरह की वाहियात बातें की, और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से संविधान दिखाया, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि संविधान बदलने की साजिश हो रही थी? जिस तरह से कैंपेन में चला, कांग्रेस के कैंपेन में जो चला, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बार बार आपको ये बात कहता रहा कि 400 सीट का मतलब एक ही है कि या तो संविधान को बदलने की तैयारी थी जिससे आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, और सुनिए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना। और आर्टिकल 29-30 के तो बीजेपी बरसों से खिलाफ है, जो कल्चर का प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। तो ये है, संविधान अगर रहेगा तो इससे सबको फ़ायदा है ना। एक डॉक्यूमेंट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स है, और हमेशा शुरू से आरएसएस देख लीजिए आप, पिछले 90 साल से आरएसएस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक करती है। सर, आपके पड़ोसी राज्य में आपके दोस्त, कई बार उनको दोस्त कह चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी को आपके दोस्त बुरी तरह हार गए, उसका कुछ कहना है? आवाम का फैसला है, आवाम का फैसला है, उसको उसकी इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ, बताया यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू। मेरे को नहीं मालूम। देखिए मैं उसका अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं सर, आप इतने सालों तक पार्लियामेंट में हाँ, रहे हैं, ठीक। आप पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन की सोच क्या कहती है उनको कि आना ये चाहिए सर, इंडिया जो सियासी सूरत हाल बना है उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पंडित के तौर पे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, पंडित आप हैं महाराज। और सर, और इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए। हाँ, बैसाखी की बात आप कर रहे हैं हाँ, संसद में। हाँ। अब आपको कैसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर सीएए की बात हो, ये बड़े मुद्दे हैं जो एक बात याद रखिए, पीओके तक। एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए, अब देश में प्रोटेस्ट होगा, इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीजें हैं। आप किसी को, अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढकलेंगे ना दीवार की तरफ, तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और ख़ास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है, तो बैसाखियों का आप लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए। मैं सबको शहद बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस
हाँ बीजेपी के खिलाफ या टीडीपी को नीतीश कुमार को आना चाहिए? मैं कैसा बोलूँगा? मैं उस पार्टी का, अरे मैं उस पार्टी का नहीं हूँ भाई, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता सवाल। सर, आप कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की आप हमेशा इज्जत करते रहे हैं। क्या सोनिया गांधी आपको व्यक्तिगत तौर पे इनवाइट करती है इंडिया अलायंस में, तो आप जाएंगे? मैं केसीआर की भी इज्जत करता हूँ, करते रहूँगा, उसमें उससे इज्जत करने में बुरी बात क्या है? नहीं सुनिए, अरे देखिए ना कि ये मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। हम नहीं, अगर निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी आपको बाइज्जत इनवाइट करती हैं, तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? बिल्कुल है। हाँ फिर बाहर क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया, ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, उस खुश हैं हम उसमें। सर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप इंडिया अलायंस के जो टॉप नेता है, टॉप लीडर्स है, उससे आपका बयान इत्तेफाक रखता है, तो आप क्या नहीं एक बहुत कम सीट्स इंडिया अलायंस और बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में अभी लग रहा है, तो आप क्या उनको एटलीस्ट फॉर्मल तौर पे आप क्या आपका सपोर्ट जारी करेंगे, या फिर उसके साथ साथ सर जो आप बीजेपी के खिलाफ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो आप वोट मांगे हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरीके से जीत मिली है हैदराबाद पे, तो इसको भी आप नेशनली उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, हम ही तो उठा रहे हैं इन चीज़ों को, बराबर उठाएंगे। कहने का मतलब जो आपको मैंडेट यहाँ पे मिला, हाँ इज्जत रखने के लिए, हाँ, उन ताकतों को रोकने के लिए क्या इंडिया अलायंस के साथ मैं देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपके पूछे बगैर इस बात को कह दिया कि हमने, हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है, तो यकीनन हम उसकी तायद करेंगे। मगर अभी काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद आपको पता चलेगा। ख़ास तौर से बीजेपी वो 272 का मैजिक नंबर क्रॉस करती है, टच करती, नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगी। सर, आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार चाहे असेंबली चुनाव हो, म्युनिसिपल हो, या फिर अभी के लोकसभा, एक बात, एक बात तो साबित हो गई ना कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। सर, आप मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम फाइल आती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आप रिजल्ट कैसा देखते हैं? वहाँ पे 40 से ज्यादा SP+2 मिलना और 40 से कम बीजेपी को मिलना, ये आंकड़े आप कैसा देखते हैं? और आप भी तो उत्तर प्रदेश में उतना कैंपेनिंग किए, तो आपका फिर नहीं तो एक बात सुन लीजिए, पूरा डेटा आने दीजिए। कितने सोशल ग्रुप्स, ओबीसीज, मुसलमान और दलित में जाटव है, पासी है, वाल्मीकि, कितने लोग वोट दिए, उसके बाद उस जवाब दे सकते हैं। मगर रिजल्ट तो आया ना। सर, तेलंगाना में 8 सीटें जीत गई बीजेपी। हाँ, आपके सूबे तेलंगाना में 8 सीटें बीजेपी जीत गई, क्या कहना है? अभी और कम हो जाएगा, कल से आप देखेंगे उनकी ताकत कम हो जाएगी। किसकी ताकत? बीजेपी की तेलंगाना में। नहीं, उनकी भी कम होंगी, आप फिक्र मत करिए। आप देख लीजिए, जो बाजा बजाए थे 400 पार का, तो लोग अंदाज़ा कर लिए, बाज़ लोग उसमें आ गए बातों में, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया। आप कल से देखेंगे कि कल से पूरा जितना बुखार था ना, बुखार था या जो क्या बोलते वो तेलुगु में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं भानुमती क्या बोलते उतारते ना वो, हाँ सब उतरेगा, कल से सब उतरेगा। अब ठेठ हैदराबादी जबान में तो मस्ती चढ़ गई थी, देखो आप बोलते नहीं, वो सब आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला। ये जो गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी कि हम ही बोले तो सब सही है, और माशाल्लाह से आप लोग तो उसको प्रमोट भी किए।
एक एक आदमी प्रमोट किया उसको। माने मेरे को जब मैं अभी टीवी देख रहा था अकबर के साथ, हम अकबर जो है काफ़ी उनका बारीक देखते हैं, उन्होंने 4-5 चैनल दिखाए। मैं बोला क्या दिखा रहे? तो बोले देखो एंकर की, देखो आप चेहरे पे कितनी तकलीफ है। 5-6 एंकरों को देखा मैं, इतनी तकलीफ क्यों है आपके एंकर्स को? अरे खुशी मनाइए, देश की जनता का फैसला है। आपके घर में तो चिराग जल रहा है ना, या कुछ आपको तो नुकसान हो गया, मेरे को नहीं मालूम। एक एक एंकर इतना ऐसा उदास लग रहा है कि भाई कि ऐसा दिख रहा है कोई घर में उनके कुछ हो गया, हादसा हो गया। वो पब्लिक का वर्डिक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे एंकर्स को रात में अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर आप कुछ इंतजाम करिए। सर, इस इलेक्शन कैंपेन में कई सारे इंतजाम हैदराबाद शहर में आपके खिलाफ नहीं पूरे के पूरे हैदराबाद को आ गए थे और हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, हैदराबाद की आवाम बोली हौरे, नहीं बोले तो नहीं सुनते। दिखा दिए, पूरा दिखा दिए ना। आप देखो ये एक तारीखी कामयाबी। मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस एक ही तकलीफ़ है कि मेरा बाजू इम्तियाज़ जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में। और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी। हम देखेंगे क्या कमज़ोरी। हमारे माजिद साहब MLA साहब भी बड़ा कोशिश किए, टीम भी सब किए। बहरहाल मैं एक एक हमारे पार्टी के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी में कैंपेन किए। गैर मामूली गर्मी थी और इतनी शिद्दत की गर्मी में भी हैदराबाद के वोटर्स निकल कर वोट डाले और मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका सलाम करता हूँ। और ऐसे कई लोग हैं जिनको ना मैं जानता हूँ ना उनका पहचानता हूँ, मगर जो दुआएं भी किए, जो मेहनत किए, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे उनका शुक्र अदा करूं। बस मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह उनको सलामत रखे और अल्लाह हमको एक और हमारे जज्बे में इखलास दे कि हम उनके भरोसे पर उतरें और हमारी लड़ाई जारी रहेगी फ़िरका परस्त ताकतों के साथ इंशाअल्लाह ताला। बस एक सवाल मेरा, जैसे TMC की बात अगर हम करते हैं, बंगाल में हो या फिर पंजाब की बात करें, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि रुख किस और जा रहा है? और जितने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा मैं देखिए यूसुफ पठान जीत गए, उनको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं मेरे पार्टी का पूछिए ना, मेरे कैसा, मैं यूसुफ पठान जीते उनको मुबारकबाद दूंगा। वो एक काबिल कैंडिडेट है। उनके वालिद मरहूम के साथ मैं MP था, मुनव्वर हसन साहब के साथ। उनकी बेटी कामयाब हुई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कामयाब हुए नगीना से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शायद इमरान मसूद भी सहारनपुर से कामयाबी मिली, उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे रामपुर से मौलाना नदवी साहब कामयाब हुए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तो यही है, अब इतना ही बोल सकते हैं। अब ये दूसरी पार्टियों का कैसा बोलेंगे? सर, कोalition की जो सरकार बनने वाली है उस पे आपका क्या राय है? प्रधानमंत्री जी अभी संबोधित करने वाले हैं। He is going to speak to the nation and what would be your demands? Because I don't see. Let us first wait for the final vote to be counted. Then only you and me can form an opinion. How is right as we speak right now? The counting is being still done. We don't know the exact number, but the picture is, in my opinion, I don't think so. BJP will get 272. There are various rumors within BJP. We don't know what will happen. NDA or BJP? No, within BJP, we don't know what will happen. There are various. See, these are all hearsay. It might be hearsay. We don't know what will happen. What will happen? There will be any clash? Huh? No, I don't know what will happen. Maybe you know better because you're close to them. I'm not close to them. I don't know what will happen. We cover everyone, sir, but... No, I know. You cover. I know that. You cover. What would be a demand, sir? No, there is no... See, Mamata is demanding that Prime Minister should resign. You know, it will be very interesting to see Narendra Modi if he forms a coalition. Mr. Modi walking on political crutches. It will be very, very interesting to see. We don't know how he will react, what he will do. Because you see, BJP has already said that that they'll do.
Will if Mr. Naidu wants to be part of NDA, will he agree to it? JDU, will it agree to what Mr. Modi wants? So we'll have to see. Let us see what happens. See, sometimes there what we call there's a popcorn moment will come. We'll have to wait and see what will happen. So do you think the BRS can come back having such a horrible electoral setback? Do you think BRS can come back? Well, I have immense respect for KCR. I will continue to respect him. And we don't know how they will do, what they will do. But I was very surprised that in many places in Telangana, they should have not compromised. But unfortunately, the news which we are getting, which you also know, every one of you know, it's an open secret. So that should not have happened. You see, in a political journey, you are in power, you lose elections, you win elections. But you continue your struggle. So I don't know what will happen, you know. They are the best judge and the masters of their own destiny. You and me cannot decide for them. We don't know what they will do. नहीं 8 सीट तो जीते बशीर साहब, तो यकीनन 8 सीट हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र है। और आपको याद होगा, मैं अपनी तकरीर में जो खिलवत में तकरीर हुई थी, मैं ये सब सीटों के नामा बोला था। आप देखो, मेरी तकरीर उठा के देख लो आप, ये सब नामा बोला था मैं। जहाँ से लोग जीते हैं मैं सब बोला था। तो अब बहुत सी बातें हैं, अब हम तो अपनी कोशिश किए, मगर मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में ये सब चीज़ें तब्दील होंगी। No, why? What is this? No. What is this? Today results have come. We want to develop Hyderabad. We want to keep Hyderabad safe. Communal amity should be strengthened. Akbaruddin Owaisi, our party leader, has stood up in the assembly and said, we will extend all the cooperation to you for the overall development of Telangana. We will continue to do that. But why everything has to be done on political basis? See, we have been given the mandate by the people, and we will have to safeguard that mandate also and deliver on the promises that we have made to the people of our respected constituencies. And Muslim reservation, sir. What about Muslim reservation? You should ask Chandrababu Naidu if he is supporting. No. I cannot answer everything here. Let us wait. You see, no. If tomorrow we don't know what Mr. Naidu will decide, but he is part of NDA. No, sir. He clearly said that. So then why are you asking me? Why are you asking me? It should be obvious to you. It should be very obvious to you. असल में राम मंदिर का मुद्दा और अयोध्या में जो हाल है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और खासकर यूपी में जिस तरीके से ऐसा है मैडम, आप एक कैसेट को हमेशा नहीं चला सकते। तो हम ठेठ हैदराबादी ज़बान में बोले तो हम लोग बोलते हैं, खादर खां के खट्टे डायलॉग हमेशा नहीं चलते। समझे ना आप? तो वो ये चीज़ें हो रही हैं, आवाम बेजार हो चुकी है, इनसे तंग आ चुके हैं। आप एक समुदाय को तो निशाने मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। अने इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे, कोई नहीं सोचा था। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने जो नॉन बीजेपी मेंबर वोटर्स थे, वो मेरे को फ़ोन करके बोले, मेरे को अकबर को बुला लो कि हम आपको वोट डाल रहे। क्यों डाल रहे हम पूछे, तो बोले इनके भाषण से। एक नहीं बल्कि कईयों लोग बोले कि ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू साहब।